सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। तकरीबन 3 से 4 रोज़ का ये सरकारी दौरा है उनका, और कोविड की सिचुएशन के बाद अब वो चीन का दौरा करें। एक तरफ तो वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो चीन के साथ तय पाएंगे, बड़ा अहमियत का हमें दौरा। तो दूसरी जानिब एक ऐसे वक्त पर जब वज़ीर आज़म चीन में मौजूद हैं तो बलूचिस्तान के इलाकों में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गई। इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में अब तक 13 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस को ही निशाना बनाया गया। और ये निशाना जो बनाया गया ये बलूचिस्तान के इलाके हैं नोशकी और पंचकोर, जिनमें दोनों की सरहदें एक तरफ तो अफगानिस्तान और दूसरी तरफ ईरान से मिलती हैं। और जिस तरीके से हमेशा हमने देखा कि इसके ताने बाने जाके इंडिया से मिलते हैं, तो इस बार भी यही बात सामने आई है कि जो दहशतगर्द हलाक हुए उनके पास से जो असलहा बरामद हुआ, जो यूनिफॉर्म्स उन्होंने पहनी हुई थी, वो सब अमरीकी साख्ता थी। और तमाम तर असलहा जो कि वहाँ से उनको मिला, और ज़ाहिर है वो इंडिया के पास है उस तरह का असलहा। और इंडिया से ताने बाने जुड़ते हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है। सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए हमने देखा कि माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई दहशत गर्दाना, और अब भी हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को ख़ास तौर पर सीपैक की सूरत हाल जब ऊपर आती है और सीपैक पर बात की जाती है, सीपैक को एक्सटेंड करने की बात की जाती है, सरमायाकारी की बात होती है, तो पाकिस्तान में ये जो अम दुश्मन है ये वहाँ पाकिस्तान का अम तबाह करने के लिए आ जाते हैं। और ये कार्रवाई भी रात की तारीकी में की गई। अभी तक जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि BLA नहीं कर रही ये कार्रवाई, ये कार्रवाइयाँ इंडिया की तरफ से की जा रही हैं। इसके ताने बाने वहीं से मिल रहे हैं। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा कि आज भी थ्रेड अलर्ट मैं जारी कर रहा हूँ, तमाम जो सूबाई सेक्रेटरीज़ हैं उनको ये थ्रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अभी भी पाकिस्तान में जो दहशत गर्द हैं उनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। क्या करना चाहिए हमें, और ख़ास तौर पर सीपैक को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन दहशत गर्दों के जो स्लीपर सेल्स हैं उनको तबाह करने के लिए आगे कार्रवाइयाँ क्या होनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। हम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेड हारिस नवाज साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। जमील साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हारिस साहब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। हारिस साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक तरफ तो चीन के दौरे पर हैं, बड़ा ये इंपॉर्टेंट उनका दौरा है, कोविड की सिचुएशन के बाद अब वो दौरा कर रहे हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल में जब वहाँ सीपैक पर बात होनी है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ सरमायाकारी है चीन की पाकिस्तान में उस पर बात होनी है, और ऐसी टाइमिंग्स पर जब यहाँ हमला होता है बलूचिस्तान के इन इलाकों में, और फिर नज़र भी आता है कि जी ताने बाने वहीं जाके इंडिया से मिल रहे हैं जो हमारा असली दुश्मन है, तो फिर क्या किया जाए और पाकिस्तान क्या करे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखें, एक तो हमें बड़ी क्लियर बात है कि टारगेट है सीपैक, और सीपैक को नाकाम करने के लिए इंडिया, और आज से समय मालूम है कि ये इंडिया किसकी प्रॉक्सी है और उनके क्या डिज़ाइन है, जो एक्सटेंड के सर्टन इस्लामिक ममालिक उसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए कि सीपैक सबको इफेक्ट करता है। और क्योंकि वो मिडल ईस्ट के पास जाकर ऑयल जितने वहाँ से निकलता है वो भी इसके थ्रू से यहाँ जब बन जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट को इधर आना शुरू हो जाएगा, तो हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। टारगेट है पाकिस्तान क्योंकि इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान क्योंकि एक हमारी मुसल्लह फौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। इसके लिए ये सारा टारगेट, वो मौका जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना का दौरा कर रहे हैं, और ये बहुत अहम दौरा है कोविड के बाद 2 साल के बाद तकरीबन दौरा है, जिसमें सीपैक ही डिस्कस होना है कि इसका सेकंड फेज कैसे बनना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए क्या कुछ करना है, उसके लिए क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, इकोनॉमिकली कैसे किया जाएगा, इसकी सिक्योरिटी कैसे की जाएगी। और इसी मौके पे इसमें ज़्यादा तेजी आई है दहशतगर्दी के वाक़े में, ताकि चाइना को पता चले कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सका। हालांकि सब कंट्रोल कर लिया हुआ था, अभी भी प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान में हुकूमत मुस्तहकम नहीं है, वो अफगानिस्तान के हुकूमत को इकोनॉमिकली वायबल नहीं कर रहे हैं,
ताकि जब तक वहाँ पर मुस्तहकम हुकूमत होगी, उनके रेट कायम होगी, तब वो बाकी दहशतगर्द तंजीमों को निकाल सकेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। यही पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया को कह रही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम करें, इकनॉमिकली उनको वायबल करें, ताकि उनका रेट कायम हो और वो किन्ना किया जा सके। सेकंड, अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास बहुत तादाद में मौजूद हैं, उनके अंदर भी मौजूद है, इन्होंने पहले से कल्टिवेट किए हुए हैं। रॉ ने और एनडीए जो पहले थी उन्होंने मिलकर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज 24 घंटे तैयार हैं। अब ये दोनों ऑपरेशन जो थे ये नाकाम कर दिए हैं, दोनों के उनमें दहशतगर्द मारे गए, बल्कि एक्टिवली सर्कल किया उनके खिलाफ ऑपरेशन भी चला, जो करीब ये सारे मारे जाएंगे। लेकिन इससे ये भी फर्क पड़ता है कि इनका मोराल भी डाउन होगा, इंडियन रॉ को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज अब इनके मामले नाकाम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अफगान हुकूमत से हमें हर हाल में रहना है, उनको बताना, बल्कि हमें उनसे इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी चाहिए ताकि वो उनको कहीं ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। नंबर 2 बात यह कि हमें दुनिया को बताना चाहिए, खासतौर पर अपने खिते में रशिया, चाइना, ईरान, कि जी ये जिस लपेट में इंडिया आग लगा रहा है, इससे कितना बड़ा इस रीजन को नुकसान होगा और इस रीजन के साथ साथ इंटरनेशनल इफेक्ट इसके क्या होंगे। बिल्कुल, अगर हम ये उनको वावर करा दें तो आई एम श्योर तमाम वाले मिल के इंडिया को इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंगुलेट करेंगे, उसके ऊपर सख्ती भी करेंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़ाहिर जो खित्ते के ममालिक हैं उनका किरदार बड़ा अहम है इस दहशत गर्दी से निपटने के लिए। पॉइंट टेकन। जमील साहब, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें किस तरीके से होनी चाहिए, ख़ासतौर पे जब हमें मालूम है कि इंडिया बार बार दहशत गर्दी करता है पाकिस्तान में, फिर वो अफगानिस्तान की भी सरजमी इस्तेमाल करता है, ईरान से भी दहशत गर्दी होती है, उधर की भी हमें सबूत मिलते हैं। अब सबूत भी हमारे पास हैं, हत्ता के बैंक अकाउंट्स की रसीदें भी हमने फराम की, हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं। उसके बावजूद कहाँ कोई कमी या कोताही है कि हम इस मामले को उस तरीके से उठा नहीं पाते दुनिया के सामने? ये इतना बड़ा मामला है कि इस वक्त हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, जिस मकसद के लिए स्ट्रक्चर की गई थी, काम उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फॉरेन ऑफिस के पास वो ज़राए और वो मामला नहीं। मैं आता हूँ इस बात पर थोड़ी सी मज़ीद तफसील पे। पहले तो आपके सामने कुछ इंडिकेटर्स में रखता हूँ कि इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर क्या है दुनिया का और ख़ासतौर पर इस किस्से का। दूसरा इंडिकेटर मैं आपके सामने रखता हूँ कि आखिर वजह क्या है कि क्यों सी पैक के पीछे पड़े हुए हैं। जाहिर हम सब इस पे डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको 2 लाइन में बता भी देता हूं और फिर आगे चलता हूं। 2 लाइनों में ये बताना चाहता हूं कि सी पैक या के चाइना को कंटेन करना जब से जो बाइडन आए, तो उससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो बाइडन के आने के बाद ये नंबर 1 प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी की यूएस की है कि चाइना को कंटेन करना है। चाइना को कंटेन करने के लिए बाकी चीज़ों के अलावा सबसे अहमियत के हामिल सी पैक है। क्यों है कि जो माल बर्दारी होती है चाइना की, यानी चाइना की सॉफ्ट बेली है, यानी कि चाइना जिस खतरनाक तरीके से मतलब जिसको चाइना के लिए खतरात पैदा किए जा सकती हैं पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक ओशन में, तो उसको से नबरदाजमा होने के लिए अगर सी पैक बन गया, स्ट्रेटेजिक वैल्यू बता रहा हूँ, माशी इसकी तो जो वैल्यू है माशी मामलात में ब्रिगेड साहब ने तबसरा कर दिया, मुल्की लिहाज से, मैं इंटरनेशनल लिहाज से कर दूंगा। लेकिन जो इसका इस वक्त 6 हफ्ते लगते हैं किसी चीज़ को इस खित्ते से यानी गल्फ एरिया से चाइना में पहुंचने के लिए, जब सी पैक बन जाएगा तो सिर्फ वो टोटल 5 दिन में पहुंच जाएगा। 16,000 किलोमीटर का नॉटिकल माइल का समुद्री सफर है जो कि तकरीबन 6 हफ्तों में कवर होता है। जब ये सी पैक बन जाएगा पूरा और अभी भी माल बर्दारी शुरू हो गई है तो उसके बाद ये सिर्फ 7 दिन का रास्ता रह जाएगा। अब अगर अमेरिका की ये फॉरेन पॉलिसी का पहला हिस्सा है कि चाइना को कंटेन करना है, यानी कि उसको उनके लिहाज से चाइना को इस तरह नहीं आगे बढ़ने देना है, उसकी कमजोरी जिसमें कि वो पहले ही न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दे के औकास का एग्रीमेंट करके चाइना को एक खतरे की झंडी दिखा चुके हैं और चाइना ने उस पर रिएक्ट किया है। तो एक साइड पे जब वो है तो उस वजह से बलूचिस्तान में भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया स्ट्रिंग ऑफ लाइंस का हिस्सा है। इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन के तकरीबन 3 बहुत अहम एग्रीमेंट अमेरिका से साइन कर चुका है। अमेरिका के एलाइज और अमेरिका मिलके चाइना को जो है जरा काबू करना चाहते हैं, यानी कि कंटेन करना चाहते हैं।
तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर तो ये मलबा गिर रहा है। अब आपने पूछा कि डिप्लोमेटिकली क्या किया जाए। एज अ डिप्लोमेट मैं तो यही कहूंगा कि हमारे सारों से अच्छे ताल्लुकात और अच्छे इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन जो इस वक्त मंजरनामा उभर रहा है, जो माजूराती हालात और माहौलियाती हालात पैदा हो गए हैं, उसमें हम कितना भी चाहें, हम खुद ब खुद इस ब्लॉक के तरफ, यानी कि जिसमें कि SCO है, जिसमें चाइना रशिया सारे शामिल हैं, ECO है, ये सारे इस ब्लॉक में हम खींचते जा रहे हैं। अब उसकी वजह एक आपके सामने जिंदा और बड़ी ताज़ा मिसाल ये है कि हमने वो जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस ताइवान में, हमने चाइना के इस स्टैंड की वजह से साथ देने के लिए हम नहीं गए। तो अब जब ये इसके प्राइम मिनिस्टर गए हैं चाइना में, ये 2008 के बाद पहली दफा, दूसरी दफा ये ओलंपिक्स हो रही है। ओलंपिक्स तो जाहिर है उसकी अहमियत एक अपनी जगह पर, उसके पैरेलल जो डिप्लोमेसी होती है इसमें, वो खास तौर पे इस मंजरनामे में जो मैंने आपको बयान किया, उसमें ये इस वक्त ये बहुत ही अहमियत के हामिल हो गई। क्यों? उसमें पुतिन भी आ रहे हैं, उसमें बाकी SCO के सरबराहान के अलावा दुनिया के बहुत सारे सरबराहान आ रहे हैं, बासवाए अमेरिका के जिन्होंने बाइकआउट किया और उसके एलाइज ने बाइकआउट किया, लेकिन एथलीट्स फिर भी भेज रहे हैं। अब प्रॉब्लम जो एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम है, जो कि चाइना ने पहले ही वार्न कर दिया है तमाम एथलीट्स को कि अगर किसी ने वहां स्पीच करनी शुरू की और जो कि चाइना के खिलाफ होगी, चाइना के कानून के खिलाफ होगी, तो उन एथलीट्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मैं आती हूँ दौरे चीन पे, क्योंकि मुझे आपसे तफसीली बात करनी है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और एक सिचुएशन क्लियर है, लेकिन इसके और भी पहलू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम बलूचिस्तान की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान की जो जोग्राफियाई जो हकीकत है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ स्लिपर सेल्स कायम हो सकते हैं, और ज़ाहिर ये बातें तमाम पता होती हैं, पाकिस्तान को मालूमात होती हैं इस चीज़ की, तो कार्रवाइयाँ किस तरीके से की जाती हैं, इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो हेड बलूचिस्तान शहजाद जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन करें। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये रातों रात की तारीकी में ये कार्रवाई होती है, ज़ाहिर है ये ठिकाने पहले से कायम थे और वहाँ पर तैयारी पूरी थी, उसके बाद ये जो चेक पोस्टें थीं, जो ऑफिस था सिक्योरिटी फोर्सेस का जिसको निशाना बनाया गया, तो सवाल मेरा ये है कि स्लिपर सेल्स वहाँ होते हैं और वहाँ ये काम भी कर रहे होते हैं, मालूमात भी सारी होती हैं, तो ये कार्रवाइयाँ किस तरह से इनके खिलाफ की जाती हैं और अभी हालिया दिनों में क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई थी, क्योंकि एक तसलसल के साथ ये वाक़यात होते ही चले जा रहे हैं बलूचिस्तान में। जी बिल्कुल, जो आपकी बात के ये स्लिपिंग जो आपके सेल्स हैं और वो काम कर रहे थे, उनका ज़्यादा कार्रवाइयाँ होना ये अलार्मिंग है। अदरवाइज तो देखें, इस तरह की जंगों में इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह की दहशतगर्दी की जो वाक़यात हैं, किसी भी कोई भी बंदा सहूलतकार बनता है, पैसों के एवज बन जाए, रिश्तेदारियों की वजह से बन जाए, और उनको पता भी नहीं होता। कोई बंदों को जी मेरे आपको खाना बंदोबस्त करना है, वो रात को तो ठहर जाते हैं कि जी, और जब आ गए तो फिर वो डर के मारे कोई बात भी नहीं करता, पता चलता है जी अगले दिन सारा कुछ हो गया और सारी कार्रवाई हो गई। तो ये जो सबसे जो अलार्मिंग पोजीशन वो है, सिचुएशन वो ये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये वाकयात जो है वाकई अलार्मिंग है। और वरना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, आप देखते हैं कि हर जगह कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी अगर का जो वो एक जो दौरानिया या पीरियड था, तो जाहिर है वो वही लोग थे जो उनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे थे, उनके ठिकानों को तबाह करते हुए नजर आ रहे थे। CTD जो नए IG आए हैं, इंस्पेक्टर जनरल राय ताहिर जो आए हैं, उनने CTD को बड़ा फाल किया और CTD की कार्रवाइयां हर दूसरे तीसरे दिन बाद ग्वादर में भी है, वहां से गिरफ्तारियां भी हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। काउंटर जो जब गिरफ्तार करने जाते हैं वो अटैक करते हैं, मारे जाते हैं दहशतगर्द। वो कार्रवाइयां अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई इसको देखना पड़ेगा दोबारा से जो है चीजों को इकट्ठा करना। और ये कोई दो मुल्कों की जंग नहीं है जो आमने सामने है, वो है, सही बात है, इसमें सिविलियन आबादी है, उसको देखना पड़ता है। और फिर ये भी देखना पड़ता है कि उस सिविलियन आबादी में किस तरह सहूलतकार काम कर रहे हैं, उसको हम किस तरह रोक सकते हैं, इस पर भी बात करती हूँ। जुल्फ़िकार साहब, आपका शुक्रिया। हारिस साहब, जरा कहा कि जब हमें पता है कि जी ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें माजी में भी होती रही हैं, फिर हालिया दिनों में गवादर में दहशतगर्दी,
चाइनीज़ कॉन्वॉय को दहशतगर्दी का निशाना बनाना, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होना दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको पाकिस्तान कैसे ओवरकम करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो सहूलतकार होते हैं जो कि हर जगह होते हैं, इनको किस तरह से हम देख सकते हैं या रोक सकते हैं या कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं? सुमैया देखें, बहुत ऑप्शन है। हमारी हुकूमत उस तरह काम नहीं करती जैसे करना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम ये है गुर्बत, बेरोजगारी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वहाँ पर टोटल 50 लाख बलोची हैं, अगर इनको 20 अरब रुपए में हम इनकी सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं। जो बेरोजगार है उनको हम वहाँ पर भेड़ बकरियां पालते हैं उनको हम वो दे सकते हैं। जहाँ पर जमीन है वहाँ पानी और ट्यूबवेल लगाने को हम लगा के दे सकते हैं। उनको नेमा डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि फौज ने बहुत ज्यादा किए भी हैं। अगर देखें ये गुर्बत जो बेचारे ये काम करते हैं, वो उनके घर में फाके हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, उनको ये सिक्योरिटी जो रॉ जैसे एलिमेंट्स हैं ये उनको अपने पैर को लेके थोड़ी बहुत तनख्वाह देते हैं और उससे काम के पैसे देते हैं, वो ये करते हैं। अगर ये हम हमारी हुकूमत के लोग जो खास तौर पर कुछ लीडर और हुकूमत के अरकान मिनिस्टर ये जाएं बलोचिस्तान, वहाँ जाके मुज़ाकरात करें, वहाँ पर जो हमारे सारे बलोच सरदार बाकी जो हमारे वतन है उनको लेके दे नो द आंसर। वहाँ पर जाकर वाटर में अभी तक आपने देखा है कि वहाँ पर पानी के टैंकर चलते हैं, लोग कितने परेशान हैं, बिजली वहाँ पर नहीं है। तो जब उनकी आप रोजगार बना देंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। ये प्रॉब्लम है जो बलोचिस्तान की एक्चुअली 2 pronged स्ट्रेटजी, 1 नेगोशिएशन, इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करें, और दूसरा जो लोग 1-2% हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो 3 खास तौर पर TTP के जो लोग बैठे हुए वहाँ पर अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान से नेगोशिएट करें, अफगान महाजरीन में देखें कहाँ से पर कर सकते हैं। तो एक नीड डीप प्लानिंग जो हम नहीं करते। मुसल्लह अफवाज कब तक करेंगे? हर वक्त वो शहादतें भी दे रहे हैं, यही लीडर उनको बुरा भला भी कहते हैं, यही लीडर उनके खिलाफ 100 बातें भी करते हैं। सरहदों की हिफाजत तो कर रहे हैं, ज़ाहिर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत के काम करने के हैं कि एक प्रॉपर डीप प्लानिंग की जाए, वो बहुत ज़रूरत है इसकी। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने बड़ी सही बात। भूमियों का शिकार सूबा जहाँ गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है, वहाँ पर लोगों के साथ आप निगोशिएट भी करें और उनको रोज़गार की सहूलियात भी दें, गुर्बत ख़त्म करने के लिए काम करें, तो शायद इस तरह के सहूलतकार पैदा ही ना हो। हमें इन चीज़ों को पकड़ना होगा। ये टारगेटेड पॉइंट्स हैं। दौरा चीन की बात कर रहे थे जिस तरह से हम, तो अब सर इस पर प्रॉपर बात करेंगे। 2019 में अप्रैल 2019, अक्टूबर और फिर नवंबर, 1 साल के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 3 दौरे किए चीन के, जिसमें CPEC एक्सटेंड करने के हवाले से और सेकेंड बेल्ट रूट जिस पर बात की गई, सरमायाकारी के हवाले से उस पर बात की गई। पाकिस्तान और चीन भाई भाई हैं और बहुत ही मजबूत रिश्ता है दोनों ममालिक का, उसको मज़ीद मजबूत तर करने के लिए ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज़ाहिर कोविड सिचुएशन के बाद तकरीबन 2 साल के बाद अब ये दौरा हो रहा है, जिसकी हर तरह से बड़ी अहमियत है, जिसकी इकनॉमिकल बड़ी अहमियत है, इसकी CPEC के हवाले से बहुत अहमियत है, दोनों मुल्कों के जो बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं उनके हवाले से बहुत अहमियत है। एक बहुत बड़ी सरमायाकारी जो कि चीन पाकिस्तान में कर रहा है, उसको सिक्योर करने के हवाले से भी बात की जाएगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि साथ ही साथ जो मुख्तलिफ सूरत हाल है खत्ते की, उस पर भी इसमें बात की जाएगी। विंटर ओलंपिक्स में शिरकत होगी, बड़ा इम्पॉर्टेंट ये दौरा, और उसमें जो इंडिया की नज़रें हैं वो गड़ी हुई हैं इस दौरे पर। और जो अपोजिशन रहनुमा हैं राहुल गांधी, उनका बयान भी सामने आया और वो ये कह रहे हैं कि भारत आइसोलेशन में चला गया है अपनी हरकतों की वजह से, और जो ये भारत का रवैया है ख़ास तौर पे बीजेपी का, उसकी वजह से भारत आइसोलेशन में गया है और पाकिस्तान और चाइना मज़ीद करीब आ रहे हैं। और ज़ाहिर जब नज़रें गड़ी होती हैं तो उस पर फिर कार्रवाइयाँ भी इस तरह की होती हैं। जमीन साहब, इस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि ये दौरा बड़ी अहमियत का है, लेकिन इस तमाम तर तनाजुर में जो हमें एक वाइड एंगल पर इस चीज़ को देखना है कि गवादर में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पिछले दिनों हुई, फिर चाइनीज़ कॉन्वॉय को जो दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, पाकिस्तान इन चीज़ों को किस तरीके से ओवरकम करेगा, CPEC के हवाले से कितनी बेहतर तरीके से बात होगी, सरमायाकारी के हवाले से किस तरह बेहतर बात होगी, चीन को किस तरह से दोबारा एतमाद में लाया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, चीन इस मामले में बड़ा दाना मुल्क है। उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत और बड़ी सटीक किस्म की है, बड़ी मजबूत किस्म की है। चीन की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उन्हें पता है कि इसके महरकात क्या हैं। हाँ, चीन को अगर हमसे कोई शिकायत हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि हमारे दिए हुए हालात में, मिसाल के तौर पर हमारे 20 नुकाती
नेशनल एक्शन प्लान जो हमने बनाया था, उस पे हमें ये इतने बरस बीत गए, हमने उस पे मासवाइज 6 या 7 जो तो फौज की जिम्मेदारी थी वो सारी मुकम्मल हो गई। बाकी जितने भी पॉइंट्स थे 13 के करीब, उसमें कोई पार्शल और कोई बिल्कुल नहीं हुई। जिस तरह जो भी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का, ये सारा तो दिया हुआ है उसमें, अगर नहीं किया। लेकिन साथ साथ हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जब तक के चेंज होंगी उसमें कुछ बरस लग सकते हैं। इस वक्त हमारा मसला ये है कि चीन गो के उसको पता है, लेकिन चीन इतने ज्यादा नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने चीन को गारंटी दी है कि हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारा उनसे मुआहदा है कि हम उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो उस लिहाज से हमारी अपनी काउंटर इंटेलिजेंस यकीनन हमें मजीद उसको सारे इदारों को मिला के, सिविलियन इदारों को मिला के, और जो वहाँ के लोग हैं दे आर आइज एंड ईयर्स ऑफ, वो ये समझते भी हैं और आपको इस पर मजीद भी काम करना होगा। जमील साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे तो अद्वियात की मुल्क भर में जो किल्लत है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक ज़माने से हम अपने बड़े और बुजुर्गों से एक कहावत सुनते चले आ रहे हैं, एक अनार 100 बीमार। और मौजूदा दौर में जहां आलमी वबा कोरोना ने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, वहीं बुखार, नज़ला, खांसी समेत जो दीगर अद्वियात की किल्लत है उसने इस कहावत को अब ताज़ा कर दिया है। जहाँ बीमारों की तादाद अब अद्वियात की तादाद से भी ज़्यादा हो गई है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलावा बरतानिया, फिलिपाइन, इंडिया समेत दीगर ममालिक में भी बुखार और फ्लू की अद्वियात की किल्लत ने दोबारा से हम देख रहे हैं सर उठा लिया है। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दवाइयों की कीमतें बढ़ाई तो गई थी, मगर अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बावजूद बढ़ती वबा के दौरान मखसूस दवाएँ नायाब हो गईं। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने यह कहा कि पाकिस्तान की ज़्यादातर अद्वियात की दरामदाद चीन से होती है और चीन में माहौलियाती आलूदगी की वजह से आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंदिश का शिकार हैं, जिसके बायस खाम माल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कोविड और डेंगू की वजह से मुल्क भर में जहां पैनाडोल और पैरासीटामोल की मांग में इजाफा हुआ, वहीं कुछ मुनज़्ज़म माफिया लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग में मसरूफ़ अमल हैं। अद्वियात की ये किल्लत मसनूई है या फिर इसके पीछे हक़ाइक़ कुछ और हैं? क्या अद्वियात की किल्लत पैदा करके दवाइयों की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तैयारी की जा रही है और ये किल्लत कब तक जारी रहेगी? और हुकूमत अवाम की इस तकलीफ को रिलीफ में बदलने के लिए बात कर रही है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की ही दवाइयाँ जो हैं वो नापैद हो गई हैं। तो मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल ज़रा सबसे पहले जानेंगे कि वहाँ अद्वियात की किल्लत की क्या सूरत हाल है। कराची से सबसे पहले बात करेंगे। कराची में भी हम देख रहे हैं कि सर दर्द और बुखार की दवाइयाँ जैसे पैनाडोल और पैरासीटामोल जो हैं वो मार्केट से गायब हो गई हैं, और जो हैं भी तो उनकी कीमतें कितनी हैं बात जानेंगे। कफ़ील अहमद हमारे साथ है। कफ़ील, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कराची में अद्वियात की जो किल्लत है उसके हवाले से? देखिए, पाकिस्तानी शायद वो वाहिद कौम है जिसके साथ अगर हम बात कर लें महंगाई का तूफ़ान, और या अगर आप कहें कि किसी भी तौर पर परेशानियाँ कम नहीं होती हैं। हम इस वक्त कराची के मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं और अलमिया अब ये है कि सर दर्द की दवाई, बच्चों की खांसी की दवाई, कोई सिरप है, पैनाडोल सिरप है, उसके अलावा बहुत सी अद्वियात हैं जो ना कि सिर्फ 2 से 2.5 माह से शॉर्ट हैं, और शॉर्ट होने के बाद जो उनके प्राइसेस हैं वो बहुत डबल हो गई हैं। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, मालूमात ले लेते हैं। सर ये बताएं कि इस वक्त कौन कौन सी जो है वो मेडिसिन शॉर्ट है और उनकी प्राइस कितनी हो गई? थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएँ जी। इस वक्त जो है कराची के अंदर जो है ये तकरीबन खांसी, नज़ला, बुखार और बच्चों की जितनी भी जो मेडिसन है वो तकरीबन काफ़ी शॉर्ट हैं। बुखार की हैं, नज़ला खांसी की हैं, तो ये कंपनी दे नहीं रही। आजकल जो माल है बहुत शॉर्टेज में लगी हुई हैं, सिलेक्टेड लोगों को दे रही हैं माल जो ब्लैक आइटम का। मुझे बताएं कि इनकी प्राइसेस क्या हो गई हैं, पैनाडोल सिरप की, सीएफ की और दीगर अद्वियात की? पैनाडोल टैबलेट जो एक नॉर्मल 340 रुपये इसके रिटेल्स हैं, और जो बिक रही है इस वक्त 450-500 रुपये का डब्बा बिक रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत काफ़ी कॉस्टली हो गई है। पैनाडोल शरबत जो बच्चों का फीवर का वो भी तकरीबन 110 रुपये तक का बिक रहा है, जो इस वक्त 92 रुपीज़ या 94 रुपीज़। ठीक है, यानी कि बुखार उतारने के लिए जो पैनाडोल सिरप लिया जाता है उसकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, और अभी ये जो पैनाडोल एक आम पत्ता होता है उसकी कीमत बढ़ गई है, क्योंकि हमने देखा पंजाब में सबसे पहले ये सूरत हाल पैदा हुई। तो इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लाहौर में ख़ास तौर पर किस कीमत में अद्वियात बिक रही हैं, कोरोना की वबा के बाद क्या सिचुएशन है? हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है माविश सुहेल, उनसे हम बात करेंगे। माविश, क्या सूरत हाल है लाहौर में?
जी बिल्कुल, कोविड जब जब अपने पीक पे गया है तब तक बुखार की जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट से उनकी किल्लत हो गई है, या फिर उनकी जो अद्वियात की कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अभी भी पैनाडोल की कीमत और पैरासीटामोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। एक पैरासीटामोल की कीमत जो कि ₹1.17 थी, उसकी कीमत बढ़ा के ₹2.67 कर दी है, जिसका एक पत्ता जो है जिसपे 10 गोलियां होती हैं वो अब ₹31 का जो है वो 10 गोलियां मिलेंगी। लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि उनको दवाइयाँ ऑलरेडी बुखार की जो है वो मिल नहीं रही हैं। कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है, जो 5,000 रुपये की उनकी दवाइयाँ आती थी टोटल, वो 12,000 हज़ार रुपये में आ रही हैं। लोगों से इस हवाले से बात से पूछते हैं कि आए दिन दवाइयाँ जो है वो महंगी होती रहती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? मेडिसिन जो पहले मुझे 4 से 5,000 रुपये की मिलती थी, अब वो तो बहुत ज़्यादा 11,000 रुपये की मेडिसिन मिलती है। दूसरे नंबर पे जो पैनाडोल का आम सी टैबलेट है, वो लेने के लिए जब उनके पास स्टॉक पड़ा होता है वो नहीं देते। हालांकि मिसिस का उनके कार्डियोलॉजी की फाइल भी दिखाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल, लोगों को जो है वो इसकी किल्लत का भी सामना है, और उनका ये भी कहना है कि उसकी दवाइयाँ जो है लोगों को अद्वियात हैं, लोग जाके पर्चा भी दिखाते हैं डॉक्टर का लिखा हुआ, फिर भी ये कहा जाता है कि अद्वियात मौजूद नहीं हैं तो बहुत महंगी कीमतें हैं। तो पंजाब की इस तरह हम बात करें तो मुल्तान शहर की बात करते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? लोग मेडिकल स्टोर्स पे जा रहे हैं तो उनको किस कीमत में वहाँ पर अद्वियात बुखार और नज़ला ज़ुकाम की मिल रही हैं? हमारे नुमाइंदे माजिन यूसुफ हमें आगाह करेंगे मुल्तान से। जी माजिन। जी, पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि बुखार की जो अद्वियात हैं, जो फार्मूला है पैरासीटामोल, वो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने में आ रही है। जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं वो 3-4 दुकानें पहले घूमते हैं और चौथी दुकान से जाके उनको एक जो पैकेट होता है पैरासीटामोल का या बुखार की अद्वियात का वो मिलता है। कोई शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? ये पता नहीं अब इनका क्या इशू चल रहा है, इनका ड्रग वालों का। अब काफ़ी पेशेंट इधर खड़े थे गेट्स पे, 2-3 पेशेंट खड़े थे, उनको पैरासीटामोल नहीं मिल रही थी। अब ये देखें कितना बुरा हाल होगा पेशेंट का। कोरोना के दिन है, पेशेंट आपको पता है महंगाई भी चल रही है, और ये क्या कह सकते हैं आप हुकूमत को? बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि क्या कह सकते हैं इस हवाले से। हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को देखे, और ख़ास तौर पे जो मेडिकल स्टोर ऑनर से बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि हर कंपनी की जो बुखार की अद्वियात हैं उसमें शॉर्टेज देखने में आ रही है। पीछे से जो माल है वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है, और शहरियों को घूम फिर कर जो है वो पैरासीटामोल या दीगर जो अद्वियात हैं वो ढूंढ बाजार में। मैं मुल्तान से आ कर रहे थे, फैसलाबाद का रुख करते हैं। वहाँ पर जी तनवीर मौजूद हैं, मेडिकल स्टोर के बाहर ही हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है, अद्वियात की किल्लत क्या वहाँ पर भी है? जी तनवीर, बताइएगा फैसलाबाद की सूरत हाल। बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत दावे कर रही है कि 10 लाख तक का जो है वो फ्री इलाज शहरियों को मुयस्सर आएगा हेल्थ कार्ड के जरिए से, लेकिन फैसलाबाद के बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बुखार, नज़ले, खांसी की दवाई शॉर्ट है, जिसकी वजह से शहरियों को मेडिकल स्टोर्स का रुख करना पड़ता है और शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ये कौन सी पर्ची है, क्या मसला था? ये बच्ची को लेकर आए हैं, छोटी को, लेकिन उन्होंने कहा भी दवाई अंदर से मिल जाएगी, लेकिन अंदर से कोई दवाई नहीं मिली, बाहर से ही लेनी पड़ती है दवाई। आपकी बच्ची को क्या था? खांसी, नज़ला, जुकाम ही। खांसी, नज़ला, जुकाम तक की अद्वियात जो हैं वो हॉस्पिटल्स में शॉर्ट हैं। पैनाडोल जो टैबलेट है वो गुज़श्ता 6 माह से लोगों को मुयस्सर नहीं आई। अब आप बाहर से खरीद रहे हैं? हाँ जी, बाहर से खरीद रहे हैं और शदीद परेशानी का शिकार हैं। फैसलाबाद लोग शदीद परेशानी का शिकार, अद्वियात नहीं मिल रही हैं। यही सूरत हाल फैसलाबाद में थी। अब जानेंगे इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, वहाँ पर भी अद्वियात की क्या यही किल्लत बरकरार है? हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमें आगाह करें। जी नईम। जी बिल्कुल, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप ने जो बुखार की अद्वियात हैं उनकी कीमतें बढ़ाने की हामी बाली है। इस वक्त हम एक फार्मेसिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं, क्या ये अद्वियात सिर्फ पैरासीटामोल की कीमतें बढ़ाने से दीगर अद्वियात भी महंगी हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से यही होता है कि जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है उसकी प्राइस फिर जो है ना बाद में इंक्रीज़ हो जाती है। तो डेफिनेटली ये होगा कि प्राइस बढ़ने की वजह से शॉर्टेज हो रही होगी। तो प्राइस की जैसे कि मेडिसिन की प्राइस है वो तो तकरीबन गुज़श्ता 3 सालों से मसलसल बढ़ी जा रही है। यानी कि कोई अगर मेडिसिन ये टैबलेट पैनाडोल जो है 9 रुपये का स्ट्रिप था, अब 17 रुपीज़ का स्ट्रिप हो गया, यानी कि डबल इसमें प्राइस बढ़ी है ना। इसी तरह यानी कि बाकी जितनी भी मेडिसिन है उसकी प्राइस यानी कि जो ठीक है, इस्लामाबाद वाला है कि ज़ाहिर अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं ड्रेप की जानिब से, किल्लत फिर भी वहीं की वहीं बरकरार है। हमें इसी पे बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं नूर मेहर साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम्स के। बहुत शुक्रिया नूर साहब। ये पैनाडोल का पत्ता या पैरासीटामोल, ये वो अद्वियात हैं जो आम अद्वियात हैं, हर घर में मौजूद होती हैं। बुखार हो, नज़ला खांसी हो, जिस्म में दर्द हो, हम यही दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इन अद्वियात की किल्लत की वजह क्या है? ये होती है, पैदा की जाती है?
जी, ये पैदा की जाती है असल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मशहूर ब्रांड है, ये असल में इसका साल्ट का मैं सिर्फ नाम लूंगा, पैरासिटामोल। इसका रॉ मटेरियल जो है ये रेवन रोड लाहौर जेनत लेबोरेटरी जो है इसका बनाती है, बाहर से इंपोर्ट नहीं होता, ना ही इसमें कोई चाइना या इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट है। और असल में जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, बाज़ डॉक्टर्स जो हैं वो डाकू का किरदार अदा करते हैं। वो सिर्फ ब्रांड पैराडोल लिखते हैं जो कि गलत है। उनको चाहिए कि पैरासिटामोल लिखा करें। ये ड्रग एक्ट 1976 यही होना चाहिए। अब जब क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो करप्ट अनासर हैं वो और फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपस में मिली भगत करके ये मसनूई किल्लत, आर्टिफिशियल किल्लत है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये घी और आटा चीनी की तरह उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है पैरासिटामोल टैबलेट्स की। और वो अब क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं और कल जो है इसकी कीमत बढ़ रही है। पहले ये 26 रुपए का पता था, अब जो है ये 32 रुपए 35 पैसे का हो जाएगा तकरीबन। असल में ये जो मिली भगत है गवर्नमेंट की नाअहली है और ड्रग अथॉरिटी को इस पे होश के नाखून लेने चाहिए। और असल में जो अद्वियात की कीमतें अच्छा, ड्रेप क्यों आ जाती है इस ब्लैकमेलिंग में, ये तो मैं आपसे पूछूंगी नूर साहब। लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई, जो आपने कहा ना कि पैदा की जाती है, इसको रोका जा सके, तो उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, बाज़ दफ़ा अदालतों को मिसगाइड किया जाता है। उनको कौन गाइड करेगा? वो ड्रग इंस्पेक्टर जो मेडिकल स्टोरों से मंथलियां लेते हैं और उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। और असल में वो ड्रग इंस्पेक्टर भी इसमें वैसे अमली तौर पे क्या कर सकते हैं जब दवाइयों की असल कीमत जो है वो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। कौन सी दवा की कीमत क्या है, कब बढ़ी, तो ये तो सिर्फ जो है ना ड्रामेबाजी है कि कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जो है मेडिकल स्टोर पे या किसी भी जगह कोई भी ड्रग, चाहे सूबों के हो, पंजाब के हों, जो वफाक के हों, उनके पास तो जो है डाटा ही नहीं है। असल में जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके मुफादात के लिए काम करती है। असल में फार्मास्यूटिकल्स पे जो जीएसटी लगाया गया है 17%, इस हालिया जो इजाफी बजट था, मिनी बजट था, इसमें वो वापस होना चाहिए। असल में जो पीसीआर उसी को बुनियाद बना के इजाफा मुतालबा पर आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अभी ब्रेक लेंगे। लेकिन वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि ये बहरान आर्जी है, ये सिर्फ इसीलिए पैदा किया जाता है कि कीमतें बढ़ाती जाएं और एक तरफ जीएसटी ले रही है हुकूमत, दूसरी तरफ ये अपना मुनाफा ले रहे हैं और ब्लैकमेल होता है, ड्रेप क्यों होता है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क भर में अद्वियात की किल्लत की हवाले से और नूर महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, अभी जिस तरह से आपने बात की कि ये तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है, जानबूझ की किल्लत पैदा की जाती है, तो ये जो बहरान होता है, जिस तरह जीएसटी का आपने कहा हुकूमत को वो हटाना चाहिए, तो ये तो एक तरह से वो बात हो गई कि जीएसटी लगाया हुकूमत ने, लेकिन तकलीफ पहुँचानी है आवाम को, तो हुकूमती इक़दामात यहाँ पर क्या होने चाहिए आपके ख्याल में? और दूसरी बात यह है कि ये जो बहरान होता है ये फिर इसीलिए होता है कि आर्जी होता है, अद्वियात मौजूद होती हैं, जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं वापस आ जाती हैं अद्वियात। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात होती है एहसास की, और दर्द दिल रखने वाले लोग अगर इंतजामिया में होंगे तो ही हो सकता है। असल में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो है पिछले 3 साल से कोई सीओ ड्राइव भी नहीं था, एक तो ये मसला है। फिर अद्वियात की कीमतें जो है किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे सूबों 18वीं तरमीम के बाद सूबों को भी चाहिए था कि अपनी वेबसाइट्स पर देते। और ड्रग एक्ट के सेक्शन 7 की क्लास 8 के तहत अद्वियात की सिंगल जो अद्वियात है पैराडोल जैसी, पैरासिटामोल, इसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है होनी चाहिए जेनेरिक के तौर पे, साल्ट के तौर पे। ऐसा भी नहीं हो रहा अमली तौर पे। असल में फार्मास्यूटिकल्स की और डॉक्टर्स की, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो डॉक्टरों को क्या कुछ नहीं देती, और वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ भी उनकी मिली भगत है। इस पे जो है हमने 12 जो है प्राइम मिनिस्टर और नैब में बहुत सारे केसेस किए हैं, और अकाउंट जनरल को भी रिक्वेस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने 12 रिक्वेस्ट की है। एक 90 केस जो है मैं इस पे चला रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अमली तौर पे जो है असल में बेहिसी का ये आलम है कि जो दवा, एक ही दवाई है, उसकी कीमत जो है वो 5 रुपए भी है और 500 रुपए भी है।
और एक ही जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और हमारी नेशनल कंपनियां जो हैं वो बहुत कम कीमतों पे उनको दी जाती हैं। एक ही दवाई एक ही मशीन से बनती है, एक ही फैक्ट्री बनाती है, उसकी जो है 10-10 कीमतें हैं। यहाँ पे एहसास देखें, एक दवाई है मिसाल के तौर पे अब नॉर्वेसिक है जो खून पतला और दिल के मरीज इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो ब्रांड लीडर है उसकी कीमत है 580 रुपए, और जो हमारी अच्छी लोकल कंपनी है जाफा जोडेब के नाम से बनाती है वही सेम दवाई वो 49 रुपए की है। अब या तो 49 रुपए वाली ठीक नहीं है तो उसको बंद कर दें भाई, लेकिन एक वन मॉलिक्यूल वन प्राइस होनी चाहिए, एक दवा। तो सर ये तो वही बात हो गई ना कि मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, और एक लोकल जो बंदा बना रहा है, बना तो वो वैसे ही रहा है लेकिन वो लोकल है उसकी कंपनी, तो उसको ज़ाहिर नहीं मिल रही है उस कीमत पे। अच्छा, ये यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं 20 के करीब, वो उनके पास कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं है। उनकी दवाई सोमालिया और अफगानिस्तान लेने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारी नेशनल कंपनियां हैं जैसे गेट्स है, सीसीएल है, रिविंगटन है, पैसिफिक फार्मा है, इनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, इनके पास ये WHO अप्रूव्ड है। तो होना तो ये चाहिए कि हमें हमारे जो ड्रग अथॉरिटी है वो हुकूमत जो है वो होश के नाखुन ले। अब सबसे इससे बड़ी मसला आज की डेट में सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी भी कोरोना से रिलेटेड 61 चीजें हैं जिसमें कैनोला है, सिरिंज है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उनपे जो है 70% ड्यूटी लगा दी गई है। जो ये ड्यूटी जो है पहले 31 दिसंबर 2021 तक रियायत हासिल थी कोरोना से मुतल्लिका चीजों पे, अब वो खत्म कर दिए। ये तो ऐसा लग रहा है सर जैसे बिल्कुल वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक तरह की ये लोगों को तकलीफ देने के लिए कि एहसास ख़त्म हो चुका है, कोरोना मौजूद है लेकिन एहसास ख़त्म हो चुका है, और उस वक्त जब ज़रूरत है इन चीज़ों की और 70% ड्यूटी इस पर आयद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप नूर मेहर साहब, और हमने इस सूरत हाल पर बात करने के लिए मुतादिद बार रब्ता किया कि जो ड्रेप के CEO हैं आसिम रऊफ साहब, क्या हम उनका मौक़िफ़ ले सकें कि ड्रेप इस सूरत हाल में क्या कर रहा है। मुतादिद बार रब्ता करने पर भी उनकी जानिब से किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, और हमने ये जानने की कोशिश की कि इसके पीछे आखिर मुहर्रकात क्या हैं, क्यों इस तरह की क़िल्लत पैदा होती है या की जाती है। लेकिन हुकूमत को इस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे दरमियान मौजूद है और अद्वियात की ज़रूरत भी है, तो ये ख़त्म नहीं हुई है, और ये बहुत ही आम अद्वियात हैं जो कि हर शख्स को इसकी ज़रूरत होती है। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।